हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बिल्कुल परीक्षा की तरह 50 प्रश्न करने वाले हैं। और अगर इन 50 प्रश्नों में से सिर्फ आपके 30 प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 1 जून 2025 को होने वाला है। बहुत ही कम समय आपके पास बचा हुआ है। यूपी बीएड में 200 प्रश्न पूछे जाते हैं, 400 नंबर का आपका एग्जाम होता है। और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही रिपीट मिलेंगे। और प्रीवियस ईयर पेपर से आपको एक सटीक आइडिया हो जाता है कि किस टॉपिक से और किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जैसे आपका जीके का पार्ट है, जीके के पार्ट में 50 प्रश्न होते हैं और 50 प्रश्नों में आप देखेंगे लगभग 25 से 30 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हिंदी सब्जेक्ट है और हिंदी सब्जेक्ट में भी आप लोग देखेंगे लगभग 35 से 40 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट हो जाता है। रीजनिंग में भी लगभग 35 से 40 प्रश्न आपके रिपीट हो जाते हैं। आर्ट साइंस कॉमर्स में भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके रिपीट होते हैं। तो यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें 2011 से लेकर के 24 तक का पूरी 14 साल का पेपर मिलेगा। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, व्याख्या, सॉल्यूशन के साथ आपको मिलने वाला है। और एक ही में आपको सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, जैसे आपका जीके है, हिंदी है, रीजनिंग है, कला, वर्ग है, विज्ञान, कॉमर्स। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम, मोबाइल नंबर फिल करना है और आपको सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर के पीडीएफ डाउनलोड हो जाएंगे। अगर इससे तैयारी कर लेंगे तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है यूपी बीएड एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर। आर्ट या साइंस लेकर के मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ आपको 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे ही 30 रुपये की पेमेंट करेंगे आपको प्रीवियस ईयर पेपर की जो पीडीएफ है सेंड कर दिए जाएंगे। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और आज की क्लास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। और पहला ही प्रश्न आपका बीएड में पूछा गया, 2 बार पूछा गया है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आपका दिया गया है कि माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है लाल कृष्ण आडवाणी, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। और यह प्रश्न आपके यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में 2 बार पूछा गया है, यह पॉइंट आपको याद रखना है। और जो आपका यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम है उसमें एक प्रश्न आपका पुस्तक से रिलेटेड बिल्कुल फिक्स है। जैसे देखिए यहाँ पे आपका जो इम्पोर्टेंट है वह आपको यहाँ पे करा दिए जा रहे हैं। जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है उसके लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक है जिसके लेखक एपीजे अब्दुल कलाम हैं। इसके बाद इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक है जिसके लेखक है मौलाना अबुल कलाम आजाद, यह पॉइंट याद रखना है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी हैं। एक प्रश्न और इम्पोर्टेंट है अकबरनामा जिसके लेखक अबुल फजल हैं, यह पॉइंट आपको याद रखना है। और बीएड में पूछा गया था कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। तो आपको कमेंट करना है कि जो सत्यार्थ प्रकाश है यह किसकी रचना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीएड में भी पूछा गया है, तो कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, बंगाल विभाजन को ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष रद्द कर दिया। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यूपी बीएड के 2020 के एग्जाम में पूछा भी गया था। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1911 ईस्वी में। सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में पहली बोलती फिल्म थी। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। भारत में जो पहली बोलती फिल्म थी वह आलम आरा थी। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीली क्रांति संबंधित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे नीली क्रांति दिया गया है। जो नीली क्रांति है इसका जो संबंध है मछली के उत्पादन से है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। नीली क्रांति का संबंध किससे है, मछली उत्पादन से। आपसे पूछा जा सकता है हरित क्रांति का संबंध किससे है, खाद्यान्न से हो जाएगा। पीली क्रांति का पूछ दिया जाए तो तिलहन उत्पादन से हो जाएगा।
अगर काली क्रांति का पूछ दिया जाएगा तो पेट्रोलियम पदार्थों से हो जाएगा। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है भूरी क्रांति, तो भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक से है। आपसे रजत क्रांति के बारे में पूछा जा सकता है तो अंडा उत्पादन हो जाएगा। और आपको कमेंट करना है कि जो लाल क्रांति है, लाल क्रांति का संबंध किससे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट आप लोग जरूर किया करिए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। भारत का जो सबसे अधिक विदेशी व्यापार है वह देखेंगे आपका यूएसए के साथ है, अमेरिका के साथ है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत देश है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। विश्व का जो सर्वाधिक नगरीकृत देश है वह आपका है सिंगापुर है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सिडबी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पुराने श्याम प्रदेश का नाम क्या है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड हो जाएगा, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। महान कवि अमीर खुसरो का जन्म स्थान है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो इनका जो जन्म था पटियाला एटा में हुआ था, तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि बॉक्साइट निम्नलिखित धातुओं में से एक धातु का अयस्क है, वह धातु कौन सी है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो बॉक्साइट है वह देखेंगे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम धातु का क्या है, अयस्क है, तो ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 अनुसूचियां हैं, ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर यहीं पर आपसे मूल कर्तव्य पूछ दिया जाए या मौलिक कर्तव्य पूछ दिया जाए तो उनकी संख्या कितनी है, 11 है। अगर आपसे यहाँ पे संविधान में भाग अगर आपसे पूछ दिया जाए तो पहले कितने थे, 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में पूछा जाए तो 25 भाग है, यह पॉइंट आपको याद रखना है, 25 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे आपसे पूछ दिया जाए कि जो भारतीय संविधान है उसमें कितने मौलिक अधिकार हैं, तो आपको याद रखना है पहले 7 थे, इस समय वर्तमान में पूछा जाएगा तो यहाँ पे 6 हैं। मूल संविधान में 7 थे लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 6 हैं, तो यह पॉइंट आपको याद रखना है। और जो यहाँ पे 7वां था वह आपका था संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया था, जिसको वर्तमान में निकाल दिया गया है और उसको अब विधिक अधिकार के रूप में माना जाता है, तो यह पॉइंट याद रख लेंगे, इनसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान अपनाया गया था, बिल्कुल इसी से रिलेटेड प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में 2020 में पूछा गया था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया भारतीय संविधान कब अपनाया गया था, आपको कमेंट करना है कि जो भारतीय संविधान है कब लागू किया गया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे बहुत सारे छात्र हैं जो गलती कर देते हैं, भारतीय संविधान अपनाया गया था इसको यहाँ पे कुछ अलग आंसर मार देते हैं, 26 जनवरी 1950 को यहाँ पे ट्रिक करते हैं, तो यह गलत है। भारतीय संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। आपको कमेंट करना है कि लागू कब किया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे एक न्यूक्लियर रिएक्टर में निम्नलिखित में से एक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम मुस्लिम शासक जिसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली आरंभ की थी, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया प्रथम मुस्लिम शासक जिसने मुस्लिम नियंत्रण प्रणाली आरंभ की थी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यह किया था यहाँ से अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, तो यहाँ पे डी वाले में दिया गया है, तो डी वाला राइट आंसर होगा। तानसेन जो एक महान संगीतकार थे किसके दरबारी थे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर के दरबार में रहते थे, तो अकबर के दरबारी थे, तो यहाँ पे ये वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से यहाँ पे आंसर आप लोग करेंगे। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है।
तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो देखेंगे यहाँ पे 3 गोल में सम्मेलन हुए थे। पहला हुआ था 1930 में, आपसे सन भी पूछा जा सकता है। दूसरा हुआ था 1931 में, तीसरा हुआ था 1932 ईस्वी में। तीनों गोल में सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। अगर यहाँ पे बात की जाए कि महात्मा गांधी ने किस सम्मेलन में भाग लिया था, तो दूसरे गोल्डमेन सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भी भाग लिया था। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने के राष्ट्रीय शक्कर संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर में। उत्तर प्रदेश में कानपुर जिला है, कानपुर जिले में हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका ये सामने है कि एक राष्ट्रीय नेता जिनका जन्मदिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में हर वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है, वह कौन थे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वह मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। तो यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो मौलाना अबुल कलाम आजाद है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक है, यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर। और कृष्णा नदी दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर बी में। तो बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी यहाँ पे अगर यहाँ पे जितने भी आपकी बांध और परियोजना से रिलेटेड प्रश्न है उसको कर लीजिएगा, एक प्रश्न फिक्स है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ 1916 की अध्यक्षता किसने किया था? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा अंबिका चरण मजूमदार। और सी में दिया गया, सी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रिहंद परियोजना स्थित है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये मिर्जापुर जनपद में है। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि तंजोई जो कसीदाकारी है, इसका विकास कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ये देखेंगे आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिला है। तो यहाँ पे वाराणसी जिला में हो जाएगा। तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, गीत किसने लिखा, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल ने। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वह रासायनिक तत्व जिसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। यह बीएड में पूछा गया था, याद रखना है। बी वाला आपका राइट आंसर होगा और पूछा गया था साइंस स्ट्रीम में। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सबसे कठोर तत्व है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। मानव शरीर में जो सबसे कठोर तत्व है वह आपका है इनेमल। तो यहाँ पे क्या होगा, हो जाएगा इनेमल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कृषिगत आयकर राजस्व स्रोत है। तो इसका देखिए सही जवाब बताना है। जो कृषिगत आयकर राजस्व होता है वह राज्य सरकार का होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है आपका अभ्रक के सर्वाधिक भंडार हैं। तो इसका देखिए सही जवाब बताना है। अभ्रक का जो सर्वाधिक भंडार है वह अपने ही देश में है, भारत देश में। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश का ललितपुर जनपद जाना जाता है। तो इसका देखिए सही जवाब बताना है। और यह प्रश्न पूछा गया था यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के 2024 के पेपर में। तो यहाँ पे देखेंगे जो प्रदेश का जो ललितपुर जिला है वह यूरेनियम के भंडार के लिए जाना जाता है। तो ये वाला आपका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2024 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महासागर का जो आकार है अंग्रेजी के अक्षर यश जैसा है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अंग्रेजी के यश अक्षर जैसा अटलांटिक महासागर है। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर होगा। यूपी वेट का 2021 का पेपर हुआ था जिसमें बहुत ज़्यादा इजी प्रश्न पूछा गया था कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो यहाँ पे प्रशांत महासागर होगा, यह आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि जो चौथी बौद्ध महासभा है यह इसका जो आयोजन है किसने किया था, यह प्रश्न है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो चौथी बौद्ध महासभा है इसका जो आयोजन है कनिष्क ने किया था, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको देखिए याद रखने हैं, सबसे पहला हुआ था अजात शत्रु के समय में, पहला हुआ था अजात शत्रु के समय में, दूसरा हुआ था कालाशोक के समय में, और तीसरी हुई थी अशोक के समय में, और चौथी हुई थी यहाँ पे कनिष्क के समय में। तो यह पॉइंट आपको याद रख लेना है।
इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पर हुई थी, तो पहला राजगृह में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन में। अगला प्रश्न देखते हैं, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? यह भी प्रश्न बीएड में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा आपका यहाँ पे इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वह इब्राहिम लोधी था। संस्थापक आपसे पूछा जा सकता है बहलोल लोधी होगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी वाला है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि अंडमान एवं निकोबार की राजधानी कहाँ पर है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर है, ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन इस बात का निर्णय करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो इसका देखिए सही जवाब बताना है, कई बार आपको कराया गया है। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं यह डिसाइड करते हैं कि कोई भी विधेयक है वह धन विधेयक है या नहीं। तो इसका निर्णय कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। तो बी वाला राइट आंसर होगा। बार किसकी इकाई है यह बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वातावरणीय दाब की। डी वाला आपका राइट आंसर होगा। वोट देने का अधिकार है, तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा वोट देने का जो अधिकार है यह आपका राजनीतिक अधिकार है। तो यहाँ पे क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। कोनेरू हम्पी संबंधित है, तो इसका देखिए सही जवाब बताना है, और इसका संबंध है शतरंज से। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों को जोड़ती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो नीलगिरी की यहाँ पे पर्वत श्रेणी है, पहाड़ी है, वह देखेंगे जो आपका पूर्वी और पश्चिमी घाट है इनको जोड़ती है आपस में। तो यहाँ पे क्या होगा? सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस देश को यूरोप की काकपीठ के नाम से जाना जाता है? तो यह बेल्जियम को जाना जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये वाला आपका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में जो चरकुला लोक नृत्य है इसका संबंध किस क्षेत्र से है यह आपको बताना है। जो चरकुला लोक नृत्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह आपका उत्तर प्रदेश में ब्रज क्षेत्र है, ब्रज क्षेत्र से संबंधित भी है। तो यहाँ पे क्या होगा? बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पे देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि बरमुडा त्रिकोण स्थित है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, निम्नलिखित लोगों में से किसको वर्ष 2008 के लिए भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह मिला था भीमसेन जोशी को। पंडित भीमसेन जोशी थे, उन्हें ही मिला है। तो सी वाला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पहली परमाणु शक्ति चालित पनडुब्बी है जो 26 जुलाई 2009 से प्रयोग में लाई जाने लगी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा INS अरिहंत। बी वाला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने कि प्रकाश की गति निम्नलिखित में से किस में गुजरने पर सबसे कम होगी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कांच से, अगर उसको यहाँ पे गुजारा जाए। तो यहाँ पे ये वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि गैल्वेनाइज्ड लोहे की चादरों पर एक तत्व की परत चढ़ाते हैं वह तत्व है। तो इसका देखिए सही जवाब बताना है। जो गैल्वेनाइज्ड लोहे की चादर होती हैं उस पे जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा? आपका सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि IBRD का एक अन्य नाम है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक है। तो यहाँ पे क्या होगा? बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त सेकंड को, द्वितीय को मिली थी। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान का जो भाग 4 है इसका संबंध किससे है यह आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए आपको कई बार करा दिया गया है कि जो भारतीय संविधान है इसमें जो भाग 4 है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, गलत मत कीजिएगा एग्जाम में। सी वाला राइट आंसर होगा। फर्स्ट वाले में संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं, और सेकंड में नागरिकता है, और थर्ड में आपका यहाँ पे मौलिक अधिकार है, और फोर्थ में आपकी नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत है। यह पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे। निम्नलिखित यूरोपीय संघ के किस सदस्य देश ने यूरो मुद्रा को नहीं अपनाया है यह आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा यूके हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? बी वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो अस्थाई सदस्य हैं इसमें कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे देखेंगे जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है इसमें जो अस्थाई सदस्य हैं
इसमें आपका अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस, चीन। तो इस तरह से देखेंगे तो दिया गया है यूएसए, यूके, फ्रांस, रूस, चीन। डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर यूपी एंट्रेंस एग्जाम को पास करना, अच्छे स्कोर से आपको पास करना है, या गवर्नमेंट कॉलेज से कम फीस में बीएड करना है, तो जो यूपी एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर है कम से कम 12 से 14 साल का जरूर पढ़िए। उससे आपको एक सटीक आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके सीधे सीधे एग्जाम में भी रिपीट होते हैं। तो ये यूपी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। इसमें 2011 से लेकर के 24 तक का पूरे 14 साल का पेपर मिलेगा। आंसर की के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, सॉल्यूशन के साथ आपको मिलने वाला है। सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, कॉमर्स। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ आपको 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर की PDF डाउनलोड हो जाएंगी। अगर इससे तैयारी कर लेंगे तो ये एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है यूपी एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर, आर्ट या साइंस लेकर के मैसेज कर दीजिएगा। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे पेमेंट करेंगे आपको प्रीवियस ईयर पेपर की जो PDF सेंड कर दिए जाएंगे। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। तो मिलते फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।